नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने किया सैनिकों से संवाद। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर शौर्य गाथा की याद। भारतीय सेना की वीरता को किया सलाम। बदलते मौसम में चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस। सीएम बोले संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का रखेंगे ख्याल। देहरादून की सड़कों पर मंत्री गणेश जोशी ने चलाए स्कूटी। पेट्रोल डीजल की बचत का दिया संदेश। कहा वैश्विक संकट में करें संसाधनों का संयमित इस्तेमाल। और देहरादून में उग्र हुआ नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़ी नर्सिंग अभ्यर्थी। कहा भर्ती नहीं तो वोट नहीं। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोमवार को राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को याद किया। इस मौके पर सैनिकों के साथ संवाद भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की कमान संभालने के साथ ही सैनिक कल्याण के लिए सैनिकों और उनके परिवारों की हर जरूरी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी होली, दिवाली जैसे पर्वों को सैनिकों के बीच मनाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिकों के साथ ही एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद रहे। 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया। और पाकिस्तान को 4 दिनों पे ही घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया। और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर सीएम धामी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मौसम संबंधित किसी भी चुनौती की स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लिए जाएंगे, ताकि यात्रियों को किसी तरह से असुविधा ना हो। सीएम धामी का कहना है कि अगर खराब मौसम के चलते यात्रा मार्गों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो यात्रा व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हेली सेवाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच देश में ऊर्जा संकट पर खतरा मंडरा रहा है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य स्तर पर इसे लेकर सरकार गंभीर है, लिहाजा पेट्रोलियम गैस पदार्थ के बचत के अतिरिक्त विकल्पों पर काम किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते खड़े हुए वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के साथ ही यहां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने गैर जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि जब ये शुरुआत में संकट आया था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी।
और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं, वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें, और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश दिया है। बता दें कि बीते दिन पीएम मोदी ने देश की जनता से वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल की बचत करने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में सोमवार को गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मंत्री गणेश जोशी स्कूटी से अपने कैंप कार्यालय पहुंचे और आमजन को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक किया। मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संसाधनों का संयमित इस्तेमाल करे और अनावश्यक ईंधन खपत से बचे। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है, उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूँ, ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उस पर अपना जो है योगदान दें। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव होना है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। लेकिन पिछले 2 चुनावों में प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन इशारा कर रहा है कि यदि प्रदेश में तीसरा मोर्चा यानी यूकेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, तो दोनों ही मुख्य पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हुए समीकरण बदल सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा बिगाड़ सकता है खेल। बीजेपी कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। यूकेडी बदल सकती है सियासी समीकरण। उत्तराखंड में 2027 चुनाव के लिए सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक लगाने को तैयार है, तो वहीं लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ललायत दिख रही है। इस बीच तीसरा मोर्चा यानी यूकेडी की बात करें तो यदि मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में उतरती है, तो 2027 में कई सीटों पर समीकरण बदल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2022 का, दोनों ही चुनावों में कई प्रत्याशियों की जीत का मार्जिन इस ओर इशारा करता है कि यदि जनता को इस बार तीसरा विकल्प मजबूत नजर आया, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को झटका लग सकता है और सियासी समीकरण बदल सकता है। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 22 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन कुछ खास नहीं रहा। लोहाघाट सीट से बीजेपी के पूरन सिंह फर्त्याल की जीत का मार्जिन सिर्फ 148 वोट रहा। जागेश्वर सीट से कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल की जीत का मार्जिन सिर्फ 399। सोमेश्वर से बीजेपी की रेखा आर्य की जीत का मार्जिन सिर्फ 710 वोट रहा। वहीं साल 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अल्मोड़ा से कांग्रेस के मनोज तिवारी की जीत का मार्जिन 127 वोट था। वहीं द्वाराहाट से कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट की जीत का मार्जिन 182 वोट रहा। वहीं श्रीनगर से धन सिंह रावत की जीत का मार्जिन सिर्फ 587 वोट था। ये आंकड़े बताते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में इन तमाम सीटों पर दोनों ही पार्टियों को जबरदस्त तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये कई सीटें ऐसी है जहां जीत का कोई खास मार्जिन दिखा नहीं, जिसे पाट पाना तीसरे मोर्चे के लिए इतना कठिन नहीं होगा। यदि तीसरा मोर्चा यानी यूकेडी मजबूती के साथ इन सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो समीकरण बदल सकते हैं। दोनों ही पार्टियों को झटका मिल सकता है।
उत्तराखंड क्रांति दल की सक्रियता राष्ट्रीय पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं। यदि यूकेडी संगठनात्मक रूप से मजबूत होती है और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है, तो वो 2027 के चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने सितारगंज से पीलीभीत तक रेलवे लाइन कनेक्टिविटी को अपनी प्राथमिकता उन्होंने बताया है। मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि जनता से किए गए वादों को 100% पूरा किया जा रहा है और आगे भी प्रदेश के विकास के लिए सरकार निरंतर काम करती रहेगी। मंत्री सौरभ बोगड़ा से हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने खास बातचीत की। दोस्तों, मेरे साथ इस बार उत्तराखंड के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा जी है। जबकि हालांकि इन्होंने 10 साल यहाँ पर पहले पार्षद विधायक के रूप में काम किया, पार्षद कैबिनेट मंत्री में काम करते हुए आ रहे हैं और लोगों के अंदर इतना प्यार है कि इनका मंत्री जी नहीं मानते, इनको भैया सौरभ भैया के रूप में जानते हैं। करेंगे कुछ खास बात रफ्तार मीडिया में कि 10 साल बाद 5 साल में क्या क्या उपलब्धि इस क्षेत्र में किया। मंत्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई। 2017 के चुनाव आने वाले, इस 10 साल में 5 साल में आपने इस क्षेत्र के लिए अभी तक क्या क्या डेवलप किया, क्या क्या विकास आपने किया अभी तक? देखिए, लगातार जो क्षेत्र की डिमांड रही है, जो हमने वादे किए थे अपने चुनाव में, उसको धरातल पे उतारने का हमने काम किया है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो ब्रिजेस का हो, चाहे वो अस्पतालों की स्थिति सुधारने का हो, चाहे वो हमारे यहाँ पब्लिक फैसिलिटी लाइक पब्लिक पार्क्स को बढ़ावा देने का हो, हमारे यहाँ स्कूल्स बेटर हो, हमारा इंटर कॉलेज, हमारे डिग्री कॉलेज, तो सारी फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर हमने काम किया है। बहुत अच्छी बात है सर। पूरा उत्तराखंड में 3 बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है आपका, सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा और गदरपुर विधानसभा। लगभग नियर अबाउट 8% बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं विधानसभा में। बड़ी दुर्भाग्य कि आपके मुख्यमंत्री पर डबल इंजन सरकार है। आपने भी कई बार कोशिश किया कि बंगाली समुदाय के लिए गुरुमुखी भाषा, पंजाबी समाज के लिए व बंगाली समाज के लिए बंगला भाषा, जहाँ पर बंगाली समाज के लोग रहते हैं उनके लिए लागू होना चाहिए। अभी तक धरातल में देखने को नहीं मिल रहा, कब लागू होगी, क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ जो मैं अपनी विधानसभा की, मुझे गदरपुर और दिनेशपुर का उतना अभी नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या है, लेकिन मेरे यहाँ पे एक पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उससे हमने बात करके, और उसका पोस्ट जो आयोग की पोस्ट है तो उसमें डायरेक्ट किसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता, तो हमने उसको शासन में भिजवाया है और हम उसको आयोग में भेज के और जल्द से जल्द आयोग के माध्यम से बंगाली टीचर जो है उसकी पोस्टिंग कराने की कोशिश करेंगे। सर, एक अंत प्रश्न है सर, आप जानते हैं कि बंगाली समाज का बहुत बड़ा देन भारत के लिए, पंजाबी समाज का सभी वर्ग के लिए, लेकिन अनुसूचित जाति की एक मांग है। इसलिए पूरा भारत में 8 प्रदेश में उनका अनुसूचित जाति का दर्जा दे रहा है, जैसे नमसूत्र पूर्ण मादी। आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, माननीय मुख्यमंत्री भी इसको कोशिश कर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको धरातल में दिखने को नहीं मिल रहा। कहाँ चूक हो रही है, आज कैसे संभव होगा? चूक नहीं है, 2 बार उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है और 2 बार उस पर रिजेक्शन होके उस पर आपत्ति लग के आई थी। एक बार जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तब वो रिपोर्ट को भेजा गया था केंद्र सरकार में, तब वहाँ से रिजेक्शन आया। फिर जो हमारे पूर्व विधायक रहे किरण मंडल जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी स्टडी करने के लिए और रिपोर्ट भेजने के लिए। तो लगातार ऐसा नहीं है कि सरकार को ने कोशिश नहीं करी है, लेकिन उसमें कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से 1300 के ऊपर की जातियों की पेंडेंसी इस वक्त पूरे केंद्र सरकार में चल रही है SC ST OBC समाज के लिए। और मुझे उम्मीद है कि कोशिश हमारी जारी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट उसमें दिखेगा। पूरा उत्तराखंड में शक्तिवरम विधानसभा एक यूनिक विधानसभा बनाने के लिए जा रहे हैं। अब हमारे सर्वे के अनुसार तीसरी बार आपका सरकार बन रही है उत्तराखंड में भी। अब दोबारा यहाँ पर विधायक बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनने की संभावना है, लेकिन सर ऐसे क्या अधूरा रहेगा जो आप कुछ करना चाहेंगे जो अभी आपका सपने से है? वो सपने देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेलवे लाइन का सितारगंज का प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत भी हूँ। उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं लगातार, और वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। वो सितारगंज के शेड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए भी, सितारगंज के लोगों को एक नई सुविधा से जोड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और मुझे उम्मीद है कि वो एक अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लाने में भी हम सक्षम नहीं हो पाए हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस प्रोजेक्ट को भी धरातल पर उतारा जा सके, क्योंकि वो हमारे शेड्यूल के रिवाइवल के लिए और हमारे क्षेत्र को कनेक्टिविटी से बेहतर जोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल, आपने देखा कि वर्तमान कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा जी से हमने कुछ खास बात किया, कई सारे अहम मुद्दे पे, हर मुद्दे पे उन्होंने सही जवाब दिया है। और उनका ये कहना कि तीसरी बार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है उत्तराखंड में, और दोबारा तीसरी बार यहाँ पर विधायक बनने जा रहे हैं। अब देखना कि बोगड़ा जी का जो सपना है क्या क्या का पूरा करेंगे, तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया,
गौतम छड़कर, उधम सिंह नगर। देहरादून में 150 से अधिक दिनों से धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थियों ने अपना प्रदर्शन उग्र कर दिया है। पानी की टंकी पर चढ़कर उन्होंने सरकार को चेताने का काम किया, जिसे महिला कांग्रेस ने समर्थन दिया है। अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि अब वार्ता से काम नहीं चलने वाला है, यानी कि आर पार के मूड में नर्सिंग अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का उग्र हुआ प्रदर्शन। 150 से अधिक दिनों से जारी है धरना। आप लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग 4-4.5 माह आपको हो गए हैं। पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार को चेतावनी। महिला कांग्रेस ने दिया समर्थन। हम सबके भाई बहन बेटी यहाँ पे है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ती जा रही है और सरकार बिल्कुल अनदेखा अनसुनी इस चीज की कर रही है। आर पार के मूड में नर्सिंग अभ्यर्थी। यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं देहरादून की। जमीन पर बैठे ये युवा नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 150 से भी अधिक दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज तड़के इन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र कर दिया। पानी की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। पिछले 158 दिन से जो नर्सिंग एकता मंच है, उनके जितने भी यहाँ पर स्टाफ है, वो पिछले 158 दिन से धरने पर जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर रहे और 23 दिन हो चुके हैं। जो अमरण अनशन है उस पर नर्सिंग एकता मंच लगातार धरना स्थल पर अपना धरना दे रहा है। तो आज वहीं सुबह एक जो नया रूप जो प्रदर्शन ने लिया है वो ये है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में यहाँ पर नर्सिंग एकता मंच सुबह ही टंकी पे चढ़ गया और उसके बाद जितने भी यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी जो नर्सिंग एकता मंच के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर जो टंकी है वहाँ पर मौजूद है। और एक नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, उनका भी समर्थन मिला है और वो आपको साफ तस्वीरों में इस वक्त दिख रही है कि वो भी यहाँ पर टंकी पर सुबह से ही चढ़ी हुई है। तो लगातार जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर अपना विरोध जो है वो व्यक्त किया जा रहा है। नर्सिंग अभ्यर्थियों को महिला कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी अभ्यर्थियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी नजर आई। मैं तो अपने प्रदेश के बच्चों का उनके समर्थन में हूँ, क्योंकि 158 दिन इन लोगों को हो गए ये धरना दे रहे थे एकता बिहार में। पिछले 22 दिन से आमरण अनशन में थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी से, पूर्व शासन मंत्री जी से, सुबोध उनियाल जी जो अभी के स्वास्थ्य मंत्री जी, उनसे, दोनों सचिवों से इनकी वार्ता हुई, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। आज बड़े अफसोस की बात है कि जिन्होंने ये प्रदेश बनाया उनके बच्चे आज अपने अधिकारों के लिए 158 दिन से हड़ताल पे बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। नर्सिंग अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि अब वो किसी भी तरह की वार्ता के लिए तैयार नहीं है। सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती जा रही है, लेकिन अब युवा पीछे हटने को तैयार नहीं। नर्सिंग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। इस बार लड़ाई आर पार की है। आर पार की लड़ाई है। पूरे प्रदेश में हमारे लोग आक्रोशित हैं और जो यहाँ पे आज उग्र आंदोलन हो रहा है, सरकार ने हमें विवश किया है। हमारी मांगे सिंपल सी है, आप उन्हें फुलफिल करिए। हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, आप इनकी राजनीति खत्म करिए जो राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को आप अनदेखा मत करिए। 158 दिन 22 दिन आमरण अनशन का, 12 लोग हमारे हॉस्पिटलाइज, 5 लोग हमारे आईसीयू पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद जो आप हमारे लोगों के अनदेखी कर रहे हैं, इसी से दुखी हैं। और आप देख सकते हैं सभी में फूट फूट के गुस्सा भरा पड़ा है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से भी कूच किया था और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार तक अपनी बातों को रखा था, लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं। जब हमारे धरने को 150 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो हमें सड़कों पर ऐसे उतरना पड़ रहा है और उग्र आंदोलन का रूप देना पड़ रहा है, ताकि सरकार को तक किसी न किसी आवाज से
से बात पहुंचे और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पूर्ण समर्थन दे, लिखित आश्वासन दे हमें। बता दें कि नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 158 दिनों से एकता विहार में लगातार धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि 23 दिनों से जारी आमरण अनशन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। दरअसल अभ्यर्थियों की 4 मुख्य मांगे हैं। भर्ती नियमावली को स्थायी रूप से वर्षवार लागू किया जाए ताकि प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बनी रहे। वहीं IPHS मानकों के अनुसार करीब 2000 पदों पर वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए। पिछली भर्तियों में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। और अब अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि वो अब केवल मौखिक वादों पर नहीं मानेंगे, सरकार से ठोस और लिखित कार्रवाई चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि सरकार युवाओं को शांत कराने के लिए आखिर कौन सा बीच का रास्ता निकालती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यूकाडा का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में स्थापित ये आधुनिक नियंत्रण केंद्र खराब मौसम की परिस्थितियों में भी हेली सेवाओं की हर गतिविधि पर सतत निगरानी बनाए हुए है। सभी हेली रूटों पर स्थापित PTZ कैमरों से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ पर नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही ICC से पूरी हेली यात्रा व्यवस्था को मॉनिटर किया जा रहा है। DGCA के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, ये एक क्रूशियल रोल इस सेंस में प्ले करता है कि वहाँ पे DGCA के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट ऑफिसर्स जो कि आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं या सिक्योरिटी के दृष्टिगत और जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं वो विजिबिलिटी को लेके भी लगातार उस पर नज़र रखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो हेलीकॉप्टर्स की लाइव ट्रैकिंग होती है या इसके अलावा भी मल्टीपल एविएशन सेक्टर के जो मैटर्स होते हैं उनको ये लगातार मॉनिटर करता है। नैनीताल जिले में बढ़ते पर्यटकों की संख्या के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से सबक लेते हुए यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्स को सौंपा है। दरअसल इन दिनों जिले में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उधर तीर्थ यात्रा भी जारी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने नैनीताल जिले में 2 कंपनी SSB और CAPF फोर्स को तैनात किया है जो जिले में हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। पर्यटक सीजन में पर्यटन एवं धार्मिक यात्रा सीजन में तो अलग अलग स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को लगभग मतलब पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने का निर्णय है। तो इस निर्णय के अंतर्गत माननीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को भारी संख्या में पैरामिलिट्री कंपनीज आवंटित की गई। इसी क्रम में माननीय PHQ द्वारा PHQ के दिशा निर्देश के अनुक्रम में PHQ द्वारा हमको भी 2 कंपनी हमको मिला है, SSB मिला है तो और विभिन्न CAPFs भी मिला है। तो 2 कंपनी CAPFs को हमने QRT और आतंकवादी निरोधी रोल में ही लगाया है। ये यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार का रोल नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये केवल एंटी सबोटेज चेक है। रुड़की के मंगलौर गुड़ मंडी में हर वीकेंड लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री CO मंगलौर के पास पहुंचे। किसान नेता का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से लंबा जाम लग रहा है क्योंकि गुड़ मंडी के पास बिजली विभाग के पोल लगे हैं जिस वजह से सड़क बनने में परेशानी हो रही है, लेकिन बिजली विभाग पोल हटाने में नाकाम दिख रहा है। वहीं मंगलौर CO अभिनय चौधरी का कहना है कि अधिकारियों से बात कर जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। काम हुआ इसलिए रुका हुआ कि जो यहाँ विद्युत विभाग है हमारा, विद्युत विभाग की इतनी मनमर्जी चल रही कि जो वहाँ खंबे खाली खड़े जिससे सड़क में अवरुद्ध हो रहा है, सड़क बन नहीं पा रही, तो उन खंभों को बिजली विभाग वहां से नहीं हटा पा रहा। और अब जब यात्रा का 4 धाम यात्रा का हमारा सीजन चला हुआ तो 4 धाम यात्रा में हमारे वहां से जाम की स्थिति बनी रहा। गर्मी में बच्चे और यात्री बहुत परेशान हो, तो बिजली विभाग तो केवल छापे मारने में, लोगों के ट्रांसफर करने में, कनेक्शन काटने में व्यस्त हो। काफी वाहन जो दिल्ली से और मुजफ्फरनगर मेरठ से आने वाले हैं तो वो मंगलोर होके ही जो है देहरादून और फिर अलग अलग गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो उसी क्रम में हमने
जो संडे की प्लानिंग है और जो सैटरडे की प्लानिंग है, जो वीकेंड की प्लानिंग है, वो अलग अलग हमने कर रखी है। उसी के हिसाब से हम जो ट्रैफिक का डाइवर्जन भी करते हैं और जो हैवी ट्रैफिक है वो नंगला इमरती की तरफ से भी भेजते हैं। तो ये सारी प्लानिंग भी चल रही है। साथ में क्योंकि जो गुड़ मंडी है उसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनके साथ भी हम लगातार बाकी विभागों के साथ भी समन्वय में है। जो PWD है, जो NHAI है, उसी में उनके जो बिजली के खंभे हैं वो भी शिफ्ट होने हैं। तो जैसे वो शिफ्ट होंगे थोड़ा सा हमें भी जो है स्पेस मिल जाएगा उसमें। केदारनाथ धाम से लौटते वक्त हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन से गायब हुई युवती बिहार के बेगूसराय से बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि महिला ने अपने परिजनों को फोन किया था, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस कर उसे बेगूसराय से बरामद किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि ट्रेन में उसके पति के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। आपको बता दें, महिला अपने पति के साथ केदारनाथ धाम दर्शन पर आई थी। यात्रा से लौटते वक्त वो देहरादून गाजियाबाद नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। तो कल शाम फाइनली वो बच्ची जो मिसिंग थी उसने अपने परिजनों को संपर्क किया किसी नए नंबर से। परिजनों को संपर्क करने के बाद हमने उसकी लोकेशन ट्रेस करी, तो फाइनली वो बेगूसराय में ट्रेस हुई। तो पुलिस ने भी वहाँ तक अप्रोच करी। तो अप्रोच करने के बाद उसका प्रथम दृष्टया ये कहना था कि मैं थोड़ा मेरी नाराज़गी हो गई थी और मैं अपनी मर्जी से ही बिना किसी के दबाव में घर वहाँ से निकल गई थी। तो अभी जो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन में लीगल कार्रवाई होनी, स्टेटमेंट वो होने के बाद फिर हम मामले का जो यथोचित डिस्पोजल है वो हम करेंगे। नाराजगी सर क्या? नाराजगी अब मैं परिजनों से उसका कहना है, उसमें एग्जैक्ट में बताना नहीं। कुछ दिन पहले ही दोनों की शादी हुई है, इसमें थर्ड पर्सन या ऐसा अभी फिलहाल कोई एंगल नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।